हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आज हम पोलराइजेशन वाले चैप्टर की न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बस दो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी, और जो बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बस इसी दो टॉपिक पे ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहला आपको समझना होगा कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम। अब इसके बारे में समझते हैं बच्चों, ब्रूस्टर्स नियम क्या है, ब्रूस्टर का लॉ क्या है। बच्चों, इस नियम के अनुसार अगर किसी भी सरफेस पे हम कोई अनपोलराइज्ड लाइट एक विशेष कोड पर आपतित कराते हैं, जिस कोड पर आने के बाद ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस तल पर आई और यहाँ पे आने वाला प्रकाश एक अध्रुवित प्रकाश है, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में है, ये एक ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट है। अब अगर इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक विशेष आपतन कोण, जिसको ध्रुवण कोण कहते हैं, इसको IP से दिखाते हैं, पोलराइजेशन एंगल, इस पर आपतित कराते हैं, तो जो तल से परावर्तित प्रकाश की किरण प्राप्त होती है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो यहाँ से ये एक परावर्तित प्रकाश की किरण निकलेगी और साथ ही साथ एक अपवर्तित किरण, ये इसका रास्ता था, एक अपवर्तित किरण भी जाएगी, ये है। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है जो आ रही थी, इसको हम बोलेंगे आपतित, इसका नाम लिख देते हैं, ये आपतित है। और ये वाली प्रकाश की किरण, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित या रिफ्लेक्टेड। और एक ये वाली प्रकाश की किरण, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित। तो ये अपवर्तित है, ओके। ये वाला जो कोड है अभिलंब से, ये जो कोड है इसको हम लोग R से दिखाते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आंसर है IP के बराबर। तो बच्चों, ब्रूस्टर्स लॉ ये है कि किसी तल पर अगर कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट, समतल अध्रुवित प्रकाश एक विशेष आपतन कोण पर गिराया जाता है, तो उससे परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है, जो वैद्युत वेक्टर यहाँ से निकल रहे हैं, ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है। तो अगर जिस आपतन कोण पर ये प्रकाश की किरण जो परावर्तित वाली पूर्णतः ध्रुवित मिलती है, तो इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग इस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है n, ये tan IP के इक्वल होता है, n इक्वल्स tan IP, ये इसके बराबर होता है, ओके। तो बच्चों, ये ब्रूस्टर्स लॉ है। ब्रूस्टर्स लॉ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको मिलता है, इस IP जिसको हम लोग पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं, IP इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। इस पोलराइजेशन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण और ध्रुवण कोण के बीच एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और वो रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उस रिलेशन को देखो आपतन कोण IP, अपवर्तन कोण है R। तो यहाँ से हम लोग स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं, तो लिखते हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम अगर यूज़ करते हैं तो स्नेल का नियम क्या है, n बराबर साइन I बटे साइन R। अब यहाँ पे देखो I के स्थान पे IP है, तो IP कर लीजिए, ये एक रिलेशन हमको मिला। और दूसरा रिलेशन है n बराबर tan IP, ये है।
इन दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, राइट इक्वल कर लीजिए तो ये मिलेगा साइन आई पी बटे साइन आर बराबर टेन आई पी, और टेन आई पी को मैं लिख सकता हूँ साइन आई पी बटे कास आई पी। साइन आई पी से साइन आई पी मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमको मिल जाएगा कास आई पी बराबर साइन आर। ओके, अब कास को हम साइन के रूप में बदलते हैं तो साइन 90 अंश माइनस आई पी इज इक्वल्स साइन आर। तो साइन इधर जाएगा इन्वर्स होगा, मतलब ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये हमको मिलेगा 90 अंश माइनस आई पी बराबर आर। आई पी को इधर कर लीजिए तो ये हमको मिल जाएगा आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, हम लोगों के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस पर मिलते हैं और इस पर बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखो, ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण दोनों का योगफल हमेशा लंबवत होता है, मतलब ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के साथ लंबवत निकलती है, ये इसका अर्थ हुआ। तो पोलराइजेशन वाले चैप्टर में इस पर काफ़ी सवाल आपको मिलेंगे, इस वाले रिलेशन पे और इस वाले पे भी। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आप पहले खूब अच्छे से समझ लेंगे इससे पहले कि आप न्यूमेरिकल पे पहुँचे। ओके, दूसरा जो इस टॉपिक में या इस पूरे न्यूमेरिकल की सीरीज़ में आप जो पोलराइजेशन के सवाल लगाएंगे उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलस का नियम। मैलस का नियम, अब इसको भी समझ लेते हैं कि बच्चों लॉ ऑफ मैलस क्या है। लॉ ऑफ मैलस, ये तो मैलस का नियम क्या है बच्चों। मैलस का नियम ध्रुवण से रिलेटेड एक ऐसा नियम है जो कि प्रकाश की तीव्रता की बात करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई दो ऐसे पोलराइज़र लिए हैं, दो ऐसे क्रिस्टल लिए गए हैं जो कि ध्रुवण कर सकते हैं। ये है, इस क्रिस्टल की एक्सिस ये है एकदम पूरी सीधी लंबवत, ये है तो ये एकदम ये इसकी एक्सिस हो गई और इसकी एक्सिस मान लो कि थोड़े किसी एंगल पे है, ये है, दोनों की एक्सिस एक दूसरे के समांतर नहीं है। ओके, यहाँ पे इस पहले वाले क्रिस्टल पे, ये क्रिस्टल पहला है और ये दूसरा क्रिस्टल है। पहले वाले क्रिस्टल द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कराया जाता है, इसलिए हम इसको ध्रुवक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवक, पोलराइजर कहते हैं। और दूसरा वाला क्रिस्टल ये जांच करता है कि पहले वाले क्रिस्टल से आने वाला प्रकाश ध्रुवित हुआ या नहीं, इसीलिए इस दूसरे वाले क्रिस्टल को विश्लेषक कहते हैं या इसी को पोलराइजर बोलते हैं। तो ये विश्लेषक कहलाता है। तो सॉरी, इसको एनालाइजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजर। ध्रुवक को पोलराइजर, इसको एनालाइजर। ओके, मान लो कि इस पहले वाले क्रिस्टल पे, पोलराइजर पे कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट आती है, ये एक अध्रुवित प्रकाश आ रहा है इस पर, ये है। इस अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में है। मान लो इस अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है आई इंसिडेंट, ये है। तो आई इंसिडेंट इसकी इंटेंसिटी है। बच्चों, अब अगर इस ध्रुवक द्वारा जब प्रकाश निर्गत होता है तो यह मान लो इसका पोलराइजेशन होने के बाद ये प्रकाश इस तरीके से निकल रहा है, इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन केवल एक ही दिशा में है। यहाँ से ये जो प्रकाश निर्गत हुआ, इस निर्गत प्रकाश की इंटेंसिटी है सपोज आई नॉट। अब देखो, अगर ये वाला जो पूरा क्रिस्टल है ये अब्सेंट होता, अगर विश्लेषक अनुपस्थित होता, उस समय इस पर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है
आई नॉट, ये मतलब इस इस ध्रुवक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट इस ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। ये है आई इंसिडेंट बाई 2। ये तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ये अब लॉ ऑफ माइलस आप थ्योरी में पढ़े होंगे क्यों आधी होती है। इसमें आप एक रिलेशन ये जानते हैं ना, आई बराबर आई नॉट जो माइलस लॉ है कास स्क्वायर थीटा मिलता है। तो कास स्क्वायर थीटा की एक साइकिल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका गुणा हो जाता है, तो वहाँ से ये वाला रिलेशन मिलता है। ओके, तो ये आपको क्लास लेक्चर में ही अच्छे से समझाया गया होगा। तो फिलहाल मैं तो एक इस पे केवल एक रिवीजन समझा रहा हूँ। आई नॉट बराबर आई इंसिडेंट बाई 2 होता है। तो अगर एनालाइजर एब्सेंट है, केवल इतनी सी व्यवस्था है तो ओके। अब मान लो कि ये वाला प्रकाश जो ध्रुवित प्रकाश है, ये इसका कंपन का अक्ष है, या ये जो इसका वाइब्रेशन का जो वो है ये इस तरीके से है, और क्रिस्टल की ये इसका कंपन की एक्सिस है, और ये इसका जो क्रिस्टल की एक्सिस है। दोनों के बीच का मान लो एंगल है थीटा। यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा के बराबर। तो जो प्रकाश निर्गत होगा, इससे जो निर्गत प्रकाश है ये इस तरीके से जो कि विश्लेषक से निर्गत हो रहा है, ये है। मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है। तो बच्चों माइलस का लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ माइलस ये बोलता है कि किसी विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट। इस विश्लेषक पे आने वाला प्रकाश की तीव्रता कितनी है? आई नॉट, फिर गुणे कास स्क्वायर थीटा। मतलब इसका जो क्रिस्टल की अक्ष है और जो ध्रुवण अक्ष है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसकी कोज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। आई बराबर आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। ये है, ये जो इक्वेशन हमको मिला, यही बच्चों लॉ ऑफ माइलस कहलाता है। यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ माइलस। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। हम लोगों के जो दूसरे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पे, वो या तो ब्रूस्टर्स लॉ पे मिलते हैं या इस लॉ ऑफ माइलस पे मिलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको खूब अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो इस तरीके से दो टॉपिक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस पे हम लोगों के न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब एक एक तरफ से जल्दी जल्दी सवाल को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। आ जाइए, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 60 अंश के कोण पर गिरता है। ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण की दिशा से 60 अंश के कोण पर गिरता है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितनी प्रतिशत होगी? अब हमसे ये बोला गया है कि कोई एक पोलेराइड है और एक समतल ध्रुवित प्रकाश है। एक मतलब ये एक पोलेराइड मान लो ये है, और पोलेराइड की ये मान लीजिए कोई एक क्रिस्टल है, ये ऐसा दिया गया है, ये कोई पोलेराइड है, और इस पोलेराइड की ये मान लो कि एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस हो गई ये। और एक कोई ध्रुवित प्रकाश है, जो ध्रुवित प्रकाश एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये इस तरीके से गिरती है इस क्रिस्टल पे, जो कि इसके एक्सिस के साथ 60 अंश के कोण पर आ रही है। ये वाला एंगल है 60 अंश। अब चूंकि ये पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है,
तो इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता मान लो I है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। तो ये मान लो ये वाला तीव्रता I0 है, तो हमसे पूछ ले निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की या I0 की कितनी गुनी होगी। I का मान I0 का कितने गुना होगा, कितने गुना या कितने प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों ला ऑफ माइनस लगाते हैं, यही वाला एंगल थीटा कहलाता है। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और ला ऑफ माइनस क्या है, I इक्वल्स I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I इक्वल्स I0 इंटू कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 अंश, तो ये हो जाएगा I0 कास 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I0 इंटू 1/4। अब देखो ये I की वैल्यू है, ठीक है। अब I0 गुणे 1/4 जो मिल रहा है, जिसको हम लोग लिखते हैं I0/4, इसको अगर हम प्रतिशत में बदलें तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर I0/4, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 इतने प्रतिशत। तो मतलब ये हमको मिल गया I बराबर I0 गुणे का मतलब का और 25%। मतलब जो निर्गत प्रकाश होगा वो आपतित प्रकाश का कितने प्रतिशत होगा, तो आंसर है 25%। इतना 25%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम की प्लेट जिसका अपवर्तनांक करड़ी में 3 पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। तो इस सवाल में ये हमसे कहा गया है कि अपवर्तनांक दिया गया है, n का मान है करड़ी में 3 और ये ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है, ये भी हमको नहीं पता है, और हमसे पूछा गया अपवर्तन कोण कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा पहले हम ब्रूस्टर्स लॉ जानते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग n बराबर होता है tan IP। ओके, तो n का मान है करड़ी में 3 बराबर tan IP, और ये किसकी वैल्यू है 60 की, tan 60 की, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर tan IP, tan से tan कटेगा इन्वर्स होकर के, तो IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, मतलब पोलराइजेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। अब एक रिलेशन ये भी हमको पता है कि पोलराइजेशन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्रुवण कोण और जो ये अपवर्तन कोण होता है, दोनों का योग होता है 90 अंश। तो यहाँ से R बराबर निकाल लेंगे, तो 90 अंश माइनस IP, तो R बराबर 90 अंश माइनस 60 अंश बराबर आ जाएगा 30 अंश। तो R की वैल्यू इतनी आएगी। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम इसी तरीके का सवाल है, एकदम एक लाइन का सवाल है बच्चों। लिखा एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, मतलब IP का मान दिया गया है 60 अंश, और माध्यम का अपवर्तनांक n फाइंड करना है, अपवर्तन कोण। तो अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ऐसे ही एकदम सेम क्वेश्चन देखा। तो n का मान n बराबर tan IP ब्रूस्टर्स लॉ, तो tan IP का मान 60 अंश, तो tan 60 का मान करड़ी में 3, तो n का मान तो ये आ गया। R का मान निकालना है, तो IP प्लस R बराबर 90 अंश होता है, तो R बराबर 90 माइनस IP का मान है 60, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अंश। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये देखो कई साल पूछा गया है, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ये सब। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फिर वैसे ही एकदम इजी क्वेश्चन है। 60 अंश
के कोण पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो वह प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। अभी एकदम सेम क्वेश्चन हमने इसको बताया भी था ऊपर, तो ये होमवर्क की तरीके से समझ लीजिए रहेगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सरल करेंगे तो आर की वैल्यू वही कितनी आई थी 30 अंश, और अपवर्तनांक यानी की वैल्यू आ जाएगी √3। ये इसका आंसर होगा। इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल। बच्चों इस क्वेश्चन में एक फिगर था, ये ऑपरेटर से मिस्टेक हुई है। मैं इस फिगर को यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, आप इस फिगर को खूब अच्छे से समझ लीजिए। ये है, अब ये मान लीजिए कि वो इस लिक्विड की ये सरफेस है, ये तल है, और ये मान लीजिए कि अभिलंब है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और यहाँ से ऐसे निकल रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, ये हम लोगों की आईपीस से यहाँ से इसको देख रहे हैं। ये परावर्तित प्रकाश है। ये वाला जो कोण है ये हमको दिया गया है आईपी, ये पोलराइजेशन एंगल है, और ये वाला एंगल जो है ये वाला कोण थीटा है। ये इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से यहाँ पे सन है, ये सन की पोजीशन है, और यहाँ से सनलाइट निकल रही है। ओके, तो अब क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है और इस चीज़ को समझते हैं। बच्चों ये आईपी और आईपी का जो मान है ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में 53, सॉरी ये मान दिया नहीं गया है, इसको आप इतना है क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन में फिगर था, ये क्वेश्चन में फिगर मिस हो गया था तो हमने बता दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो। क्षितिज से ऊपर बच्चों ये होराइजन वाला प्लेस है, मतलब समतल वाला। इससे ऊपर सूर्य की पोजीशन, मतलब ये थीटा कोण याद करना है। किस कोण पर हो जिससे शांत जल के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो, मतलब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, थीटा प्लस आईपी देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो एक रिलेशन यहीं से बना लेते हैं। थीटा प्लस आईपी इज इक्वल्स 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस आईपी, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग चूंकि n बराबर होता है tan IP, अब n की वैल्यू कितना है 1.327 यहाँ पे दी गई है ये वाली, फिर बराबर tan IP, और क्वेश्चन में देखिए 1.327 इसकी वैल्यू tan 53 अंश के बराबर है, तो इसके स्थान पे आप लिख लेंगे tan 53 अंश बराबर tan IP। tan से tan इन्वर्स होकर के कैंसिल होगा, तो IP कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अब देखिए IP की वैल्यू हमको मिल गई। अब IP का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमको मिल जाएगा थीटा इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8 में से इसको घटा देंगे तो 37 अंश, इतना हो जाएगा 37 अंश। ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ दिया गया है, इस पर आ जाइए, देखते हैं इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि प्रकाश की एक किरण कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.536 है पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। अपवर्तक कोण की गणना कीजिए। तो अपवर्तक कोण की गणना करना है और सबसे पहले एक कांच की पट्टिका ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो जब ध्रुवण कोण पर आ रही है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका जो ध्रुवण कोण है वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग कि ध्रुवण कोण कितना होगा। तो ब्रूस्टर्स लॉ लगा दीजिए। तो ये फार्मूला होता है n बराबर tan IP। तो यहाँ से n का मान हमको दिया गया है 1.536 बराबर tan IP। और ये कितने अंश की वैल्यू है ये दिया गया है 56 अंश 56 मिनट की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा tan 56 अंश 56 मिनट बराबर tan IP। तो इधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो IP बराबर 56 अंश 56 मिनट, ये IP की वैल्यू हो गई। तो ये इतना आ जाएगा ध्रुवण कोण का मान। अब अपवर्तन कोण की गणना करना है तो फार्मूला होता है IP प्लस R बराबर 90 अंश। तो यहाँ से R बराबर 90 अंश माइनस IP। तो R बराबर 90 अंश माइनस 56 अंश 56 मिनट। थोड़ा अब इसको घटा करके देख लेते हैं कि कितना मिलने वाला है। तो इसको घटाएंगे तो ये देखो 90 अंश और 0 मिनट है, 0 मिनट, और यहाँ पे है इसमें से घटाना है 56 अंश और 56 मिनट को। ओके, तो घटाएंगे, एक अंश उधार जाएगा, एक अंश में 60 मिनट होते हैं। तो ये हो जाएगा 60 में से 56 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 मिनट। और एक इधर चला गया था तो ये हो गया 89 में से 56 घटा देंगे तो 9 में से ये हो जाएगा 3, ये 8, ये मतलब कितना मिल जाएगा 33। तो ये हमको मिला है घटाने के बाद कितना R बराबर 33 अंश 4 मिनट, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक कांच की मोटी प्लेट जिसका अपवर्तनांक कितना है किस कोण पर आपतित हो। तो n बराबर 1.732, या इसको मैं करड़ी में 3 लिखूं, बात वही है। तो किस कोण पर आपतित हो कि प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो, मतलब ध्रुवण कोण पर आपतित होगा तभी ऐसा होगा। तो ये हमको इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और n कांच का अपवर्तनांक है और tan 60 की वैल्यू इतनी दी गई है। तो आप सीधे ब्रूस्टर्स लॉ लगा दीजिए, n बराबर tan IP। तो tan, ये n का मान करड़ी में 3, ये करड़ी में 3 लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करड़ी में 3 बराबर tan IP, या आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स tan IP। तो IP किसके बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहा गया है, ये अच्छे से समझिए। लिखा है बच्चों, दो पोलेराइड A तथा B क्रासित स्थिति में है
मैं आपको बता दूं कि पोलेराइड की क्रासित स्थिति का मतलब क्या होता है। बच्चों, क्रासित स्थिति का मतलब दोनों पोलेराइड की एक्सिस एक दूसरे के लंबवत हैं। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये एक पोलेराइड है, ये पहला पोलेराइड है, ये पोलेराइड ए है ये, और दूसरा एक पोलेराइड है पोलेराइड बी, ये एक दूसरा पोलेराइड दिया गया है, पोलेराइड है ये वाला बी है, और इनके ये दोनों क्रासित हैं। अब क्रासित का मतलब क्या होता है? क्रासित का मतलब होता है बच्चों कि दोनों की एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है। ये इसकी एक्सिस हो गई तो इसकी एक्सिस लंबवत है, मतलब वो इस तरीके से, ये इसकी एक्सिस हो गई और ये इसकी एक्सिस हो गई। ठीक है, दोनों की एक्सिस जब दो पोलराइड की एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती है तो उसको क्रासित कहते हैं। ओके, और अब दिया गया है कि इनके मध्य एक पोलराइड सी रखा गया है, एक और पोलराइड है, ये एक और पोलराइड है, ये पोलराइड है सी, ये पोलराइड सी जो लिखा गया है, पोलराइड जिसकी अक्ष ए की अक्ष से 30 अंश के झुकाव पर है, जिसकी अक्ष ए की जो एक्सिस है। अब इस पोलराइड की स्थिति कुछ इस तरीके से है, इसको मैं फिर से बनाऊं इस चीज को। ये तो इसकी एक्सिस थी, सॉरी, ये जो इसकी एक्सिस जो है, ये देखो ए की एक्सिस है इस तरीके से, ये है। अब ए की एक्सिस से 30 अंश के कोण पर झुकी हुई एक्सिस है, ए की जो एक्सिस है इससे 30 अंश के कोण पर झुकी हुई एक्सिस है किसकी? इस सी की, जो पोलराइड सी है। तो सी वाले पोलराइड को बनाते हैं, ये इस तरीके से है, ये तीसरी पोलराइड है, ये वाली पोलराइड है सी। ओके, तो ये है पोलराइड सी, और ये जो इसके एक्सिस के साथ ये जो कोण बना रहा है, ये कितने अंश पे है? 30 अंश के कोण पे है। अब सवाल में है ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है। अब जो ए पर प्रकाश आ रहा है ये अनपोलराइज्ड है, ये है इस तरीके से, इसकी इंटेंसिटी है आई, और ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो लिखा है बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, जब ए से प्रकाश निर्गत होगा तो मान लो कि ये इस पर आने वाला प्रकाश है, ये तो हमने बताया था कि अगर इधर वाले भाग को छोड़ दें तो इधर जो प्रकाश आपतित होगा, मान लो इसकी इंटेंसिटी ए से निकला तो आई ए है, तो आई ए किसके बराबर होता है? आई ए बराबर, अगर आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है तो पोलराइड से निकलने के बाद जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? आई ए बराबर, इसकी तीव्रता है आई, तो इसका आधा कर देंगे आई बटे 2, ये इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, मतलब ये आई ए का मान हो जाएगा। ओके, अब फिर इसके बाद लिखा है ए पर, अब यही जो प्रकाश है ये देखो ऐसे सीधा, अब ये इस तरीके से जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी एक्सिस के साथ 30 अंश के कोण पे बना रहा, तो यही कौन सा कोण हो जाएगा? थीटा का मान, ये थीटा हो जाएगा। तो सी से निकलने वाला प्रकाश की तीव्रता आई सी मान लो, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है तो इसकी तीव्रता मान लो आई सी है, ये है, ये जो लाइट निकल रही है इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए आई सी है। तो अब ये पूछा गया कि बताइए कि आई सी का मान कितना होगा, तो आई सी ला ऑफ माइनस से निकालते हैं, आई
बराबर आई नॉट कास स्क्वायर थीटा से, तो आई सी बराबर इस पर आने वाला प्रकाश कौन सा है, आई ए ये वाला है, कास स्क्वायर थीटा का मान कितना है 30 अंश, थीटा का मान कितना है 30 अंश। तो यहाँ पे 30 अंश कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई सी बराबर आई ए का मान कितना है I/2 इंटू कास 30 का मान करड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4, मतलब ये हो जाएगा 3I/8। तो ये हो गया आई सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब लास्ट में आई बी, अब देखो ये जो इसकी एक्सिस ये है और इस पर जो प्रकाश आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, ये है इस तरीके से, और ये वाला प्रकाश इसकी एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, तो देखो ये वाला जो सीधे, जब अगर ये ऐसे सीधा आता, अगर ये ऐसे सीधा आता तो ये वाला एंगल कितना था 30 अंश, तो इसके एक्सिस के साथ कितना एंगल हुआ, तो एक्सिस के साथ ये वाला एंगल देखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 30 है तो ये कितना बचेगा 60 अंश। तो इस बार थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 अंश। फिर से ला ऑफ माइनस लगाओ, तो ला ऑफ माइनस आई बी, मतलब बी से निकलने वाला जो प्रकाश होगा, ये इस प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसको अगर आप निकालोगे तो आई बी बराबर आपतित प्रकाश कौन सा है आई सी इंटू कास स्क्वायर थीटा का मान कितना है 60 अंश। ओके, तो आई सी का मान कितना है 3I/8, फिर गुणे कास स्क्वायर 60 अंश, कास 60 का मान 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे 1/4। तो ये एट लास्ट जो हमको मान मिलेगा ये किसके बराबर होगा, तो आई बी बराबर 3I/8 तो ये इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको लगाना, इसके लिए ला ऑफ माइनस जो हमने शुरू में समझाया, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ दिया है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है, मतलब ध्रुवण कोण पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ध्रुवण कोण का मान 45 अंश है। तो हमसे दिया गया है आई पी बराबर कितना है 45 अंश। तो पूछ लिया माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा और अपवर्तन कोण मतलब आर का मान हमसे पूछा गया है। तो फार्मूला लगा दीजिए अपवर्तनांक का, ब्रूस्टर्स लॉ, ये तो n बराबर tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो ये इतना हो गया। फिर इसके बाद एक रिलेशन होता है आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश, तो आर बराबर 90 अंश माइनस आई पी, तो आर बराबर 90 अंश माइनस 45 अंश, आर बराबर 45 अंश। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है बच्चों, प्रकाश का ध्रुवण, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊर्ध्व दिशा में एक समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 10 वाट पर मीटर है। यह एक ऐसे पोलेराइड से होकर गुजरता है, एक ऐसे पोलेराइड से गुजरता है जिसकी अक्ष संचरण अक्ष ऊर्ध्व से 30 अंश के कोण पर है। निर्गत प्रकाश पुंज एक दूसरे पोलेराइड से गुजरता है जिसकी संचरण अक्ष ऊर्ध्व से 90 अंश पर है। ज्ञात कीजिए प्रथम पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, द्वितीय पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ओके, अब इस चीज़ को कुछ इस तरीके से आप समझो कि मान लो ये 3 पोलेराइड दिए गए हैं, ये पहला पोलेराइड है और ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा बना हुआ है, दूसरा पोलेराइड है और ये तीसरा पोलेराइड है। ये इस तरीके से 3 पोलेराइड ऐसे बने हुए हैं, ये है। ओके,
इस पर आने वाले प्रकाश सब ध्रुवित प्रकाश है। ये अब तीनों की एक्सिस की अगर बात करें तो तीनों की एक्सिस इस तरीके से है। इसकी एक्सिस एकदम पूरा ऐसे सीधे है, लंबवत, ये है ऐसे। ये इसकी एक्सिस 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है ऊर्ध्व से, मतलब इससे जो ये वाला जो है, ये ऊर्ध्व वाली रेखा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का मान कितना है 30 अंश, मतलब यहाँ से निर्गत ये होगा, और ये तीसरे वाले की एक्सिस है ऐसे, मतलब ये वाला दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, पहला और तीसरा ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्रासित है। ओके, अब ये देखते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश निर्गत होगा वो तो इसी तरीके से आ रहा है, ये है, इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इससे होकर के गुजरेगा तो इससे होकर गुजरने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी चेंज होगी, ये है। इससे होकर के गुजरेगा तो ये 60 अंश के कोण पर अब आएगा, तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 अंश, ये है, क्योंकि ये 90 अंश पर था, और ये वाला ऊपर वाला कोण कितना था 30 अंश। अब ये ऊपर वाला कोण अगर 30 अंश था तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 अंश, तो ये 60 अंश का कोण मिलेगा। तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उस निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है, ये लास्ट में ये है। तो ये पहला पोलराइजर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हमको ज्ञात करना है कि प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ऊर्ध्व दिशा में समतल, मतलब ये पहला माना गया है, ये दूसरा माना गया है, तो इसका मैं नॉमेनक्लेचर फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसको पहला बोला गया है, इसको दूसरा बोला गया है। तो इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता मान लो I1 है, और इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता मान लो I2 है। तो यही हमको फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग लॉ ऑफ माइलस यूज करते हैं, तो सीधे सीधे वही चीज लिखते हैं, लॉ ऑफ माइलस। लॉ ऑफ माइलस ये है कि I1 किसके बराबर होगा, I1 ये जो प्रकाश आ रहा है इसकी इंटेंसिटी है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इतना है। तो अब I1 बराबर आपतित प्रकाश ये, फिर cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया गया है 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 गुणे cos स्क्वायर 30 अंश का मान, cos 30 का मान करीब 3/2, इसका स्क्वायर 3/4, तो ये हो जाएगा कितना 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 से 15/2, मतलब 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। पहले का आंसर ये होगा। ओके, फिर इसके बाद द्वितीय पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यही I1 वाला इस पर आपतित हो रहा है, तो इससे कितने कोण पर निकलेगा, कोण 60 अंश हो गया। तो I2 बराबर लिखेंगे, तो I2 बराबर I1 जो इस पर आ रहा है I1 वाला, उसकी इंटेंसिटी कितनी आई 7.5 आई वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी आई। तो I2 का मान 7.5 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 60 अंश, 7.5 गुणे cos स्क्वायर 60 अंश का मान 1/4, 1/2 का स्क्वायर इतना, 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, इतने वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे। ओके, तो ये सवाल लगाने का तरीका था। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने बताया सब बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं कल एक नई सी खूबसूरत सी टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।